मिशन मोड में करना है। जैसे ही ना अभी इसकी इंस्पिरेशन मुझे गवर्नमेंट से मिली थी, पता क्यों? कि आजकल गवर्नमेंट की जो मेजर चीज़ें चल रही हैं, जैसे मिशन स्वच्छ भारत मिशन है आपका, मिशन कर्मयोगी आया है, तो ये मिशन जब आता है ना मिशन, तो उसके एक सेंस ऑफ वो आता है कि आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आपको ये करना है। मिशन मोड में कोई चीज़ चल रही है ना, बोला जाता है, तो मुझे भी था कि मिशन मोड में करना है, कि मुझे ये इतने दिन तक ये करना है, इतने दिन तक ये करना है। तो बहुत ही बढ़िया प्लान था, जिसे एनालिसिस भी एक पार्ट था, सब कुछ था। इस वाले में मैंने पूरा अपना जान लगा दी। आई हैव नेवर लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न, तो आई थिंक हैंस द रिजल्ट। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I am your Unacademy educator आशीष फुटान, और आज यहाँ पर हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं ऑल इंडिया रैंक 44 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम लोगों को आपके बारे में सब कुछ जानना है, आपकी स्ट्रैटेजीज, आपका प्रिपरेशन जर्नी कैसा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे। पर फर्स्ट आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। Yeah, so my name is Divyanshu Nigam. I have secured All India Rank 44. I hail from the town of Labaf, that is Lucknow, and this was my third attempt. And my optional is very unorthodox, might be intriguing to some people. That is geology. We will discuss about that later on. Sure. तो पूरा डिस्कशन बहुत अच्छे से करेंगे, but first let us have the chamomile tea. Let's cheers. तो सबसे पहले मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि दिव्यांशु कौन है। आप अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, आप स्कूल में कैसे थे, आपका कॉलेज कहाँ से हुआ है, इसके बारे में। हाँ, तो आई वॉज बॉर्न इन लखनऊ। माई फादर वॉज इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सो आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस यूपी, ट्रांसफ़र होते रहते थे बहुत बार। तो बर्थ हुई लखनऊ में, बट मैं कभी लखनऊ रहा नहीं अंटिल 2015 और 16 आई थिंक, है ना, बिकॉज वी यूज्ड टू रोम अराउंड एवरीवेयर। देन आपने कहा एजुकेशन बैकग्राउंड, तो दैट वुड आई विल से दैट आई हैव चेंज अराउंड 7 to 8 schools thanks to my father's posting. So वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। I need to meet new friends, new people all the time. तो थोड़ी फ्रैंकनेस आई उस सेंस में। और रिगार्डिंग द एजुकेशनल बैकग्राउंड, पढ़ाई की मैं कैसा स्टूडेंट था, सो आई वुड से आई वाज अबव एवरेज, बट आई वाज नॉट अ टॉपर एज सच। बट वही मैं बोल रहा था कि जैसे मेरे घर में भी हुआ कि लाइक एजुकेशन की काफ़ी वैल्यू दी गई, तो उसमें कभी ये नहीं कहा गया कि आपको टॉप करना है, आपको इतने नंबर चाहिए। यू जस्ट नीड टू बी पेइंग रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन इटसेल्फ। आप डेली पढ़ें, आप वो पढ़ें। तो मेरा उसी सेंस में जो मेरा नंबर्स और जो आए वो बाई प्रोडक्ट रहा। मतलब आई हैव टॉप्ड ऑल्सो, ऐसा नहीं है, कभी कभी किया था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं थ्रू आउट रैंक 1 रहा या थ्रू आउट मैंने सब कर लिया, ठीक है। बट यू वर डिसिप्लिन्ड इनटू दैट। आई वाज डिसिप्लिन्ड इनटू, आई वाज इन द गुड बुक्स ऑफ द टीचर्स, है ना। आई वाज नॉटी ऑल्सो, बट आई हैव नॉट डन एनी स्कैंडल्स एज सच। ओके। व्हेन आई वेंट टू लाइक फॉर ग्रेजुएशन, आई ट्राइड फॉर JEE. I qualified, but I couldn't get into the good IIT, so I just went for to the BITS Pilani Goa campus and did my graduation in chemical engineering. There also I was a decent student. I did many experiments also with my academics life, and there I actually worked upon my personality development, made very good friends, and that was a very enhancing experience for my life. ओके। सो ये एक आजकल मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन भी रहते हैं कमेंट्स में कि वाई इंजीनियर्स ओनली, कि ये बार बार इंजीनियर्स ही इतने अच्छे क्यों मार्क्स लेके आते हैं, और खासकर अच्छे कॉलेजेस प्रीमियम, चाहे IIT हो चाहे बिट्स प्लानिंग, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्या माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? देखिए, इंजीनियरिंग मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज के स्पेसिफिक बताता हूँ कि बहुत आपको स्कोप देती करने को। आपका ना देखो, ये एग्ज़ाम भी कोई प्रोसेस तो चलो ठीक है, ये एक आपका एक एटीट्यूड टेस्ट होता है, एटीट्यूडनल टेस्ट होता है। और इंजीनियरिंग में हमको एटीट्यूड इतना अच्छे से बनवाया जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑल्सो, बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ इवेंट्स दैट हैपन्स, और वो अच्छे इंस्टीट्यूट में ज़्यादा होते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करती है। तो बहुत बार होता है कि हम लोग स्कूल में अच्छे थे, वो करते आए और इंजीनियरिंग में आ गए, बट हमको समझ में आया कि वी कैन नॉट प्रॉस्पर इन दिस फील्ड, है ना। तो काफ़ी बार होता है कि इंजीनियर्स यही नहीं आते, इंजीनियर्स MBA भी बहुत करते हैं, आप देखे होंगे। इंजीनियर्स स्टार्टअप्स भी बहुत करते हैं, जो कि ट्रेडिशनली इंजीनियरिंग जॉब नहीं है। तो इंजीनियर्स आजकल इतने बन भी रहे हैं कि हर जगह जाना चाह रहे हैं। तो UPSC, वाई नॉट UPSC? इट्स अ ब्रिलियंट सर्विस, इट्स अ ब्रिलियंट चैलेंज टू बी इन द, इट इज set to be the most competitive exam in the world. Every year 9 lakh people apply and 761 got selected. तो ये अपने आप में एक क्रेज होता है कि why not try, if you are trying for the best, go for the best, वहाँ करें ना, वहाँ जाके। तो ये एक फील्ड आता है। फिर एक और बात मैं बोलूँगा कि जैसे मुझे लगा, the preparation, the demand of the examination is very scientific.
उसके बारे में कभी डिटेल में कर सकते हैं डिस्कशन बाद में, बट मैं उसका भी थोड़ा हेल्प मिलती है, हाउ डू यू अप्रोच द एग्जाम। वो इंजीनियरिंग वालों को मुझे लगता है थोड़ा बेटर है, बट या अगेन नो ऑफेंस टू नॉन इंजीनियर्स, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी इसका कुछ बात नहीं होने पाया। ओके ओके। तो यहाँ पर बात ये आती है कि आपको क्यों लगा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, क्योंकि यू आर इनटू इंजीनियरिंग, बहुत अच्छे कॉलेज से थे, आप प्लेसमेंट ले सकते थे, यहाँ पर स्टार्टअप का भी क्रेज़ है। व्हाट वाज योर पॉइंट ऑफ मोटिवेशन कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज करना है? देखिए, इसका स्टार्टिंग मैं बोलूँगा कि माई फादर वॉज अ ग्रेट इंस्पिरेशन एंड अ स्ट्रेंथ पिलर फॉर मी। आई वॉज इनिशियली एक्सपोज टू द ब्यूरोक्रेसी एंड द सिस्टम, जो बोलते हैं ना सिस्टम जो चीज़ होती है, बिकॉज माई फादर वॉज देयर, तो ही यूज टू टेल मी अबाउट द हाउ द थिंग्स आर गोइंग, मतलब उस समय बचपन में जितना बता सकते हो उतना। फिर वो क्रेज भी देखा था कि सैल्यूट मारना, दैट इज आई कम फ्रॉम यूपी लखनऊ, तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द क्रेज फॉर दैट वहाँ पे जो होता है। दैट वॉज इनिशियली अ फैक्टर, आई वुड नॉट डिनाई दैट, वो बहुत अच्छा होता है कि रिस्पेक्ट मिल रही है आपको हर जगह, प्रिविलेज मिल रहा है, दैट इज़ ट्रू, आई एक्सेप्ट दैट, वो भी है। फिर जब मैं और थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे को एक्चुअली भी लगा कि यार, वजह मेरे फादर से डिस्कशन भी हुआ था ये बारे में कि हम लोग क्रिटिसाइज बड़ा आसान से कर देते हैं, कोई भी चीज़ खराब हो रही है, बट वी ऑफन टेंड टू इग्नोर द गुड थिंग दैट आर हैपनिंग। और इतनी बड़ी कंट्री जो चल रही है, यू सी वी आर 135 करोड़ पीपल एंड वी आर स्टिल लिविंग इन परफेक्ट हार्मनी, इन पीस, सब अच्छे से चल रहा है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक कभी नहीं हुआ है। और जबकि आपका कोई हिस्ट्री में इंटरेस्टेड होगा तो तुमने सुना होगा बाल्कनाइजेशन बोला गया था इंडिया को होने के लिए, कि दैट इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्टेट्स गिवन द नेचर ऑफ डाइवर्सिटी एंड रीजनल कल्चरल लैंग्विस्टिक। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दिस इनिग्मा ऑलवेज इंट्रिग्ड मी, यार ये कैसे चल रहा है चीज़, तो ये मेरे लिए बहुत था। तो मेरा ये विजन बहुत क्लियर था कि मुझे यही करना है। फिर ये मैं बहुत बोलूँगा सबके लिए कि यू शुड बी वेरी क्लियर। जैसे कि ना एक वो होता है कि एक बुक है, जैसे मैं बुक्स भी बहुत पढ़ता हूँ, तो एक बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग। In that, it is a book that written by ना Austrac survivor, that is a concentration camp survivor. वो ब्रेन साइंटिस्ट भी था, सर्जन था एंड साइकोलॉजिस्ट भी था, तो ही गिव अ वेरी गुड इंसाइट ऑन द ह्यूमन ब्रेन। उनकी बड़ी अच्छी एक लाइन है, इफ़ यू नो द वाई टू लिव फॉर यू कैन सर्वाइव एनी हाउ। तो जब आपको वाई मुझे पता चल गया कि यार मुझे ये करना है, फिर कुछ भी कंसिडर आए ना, जैसे मान लो डिस्ट्रैक्शन आए, जैसे मेरे कॉलेज में स्टार्टअप का कल्चर और MS पे जाने का कल्चर, MBA कल्चर बहुत था, UPSC का जनरली कम था, बट मेरे को क्लियर था मुझे यही करना है। तो आई वॉज ओके, ठीक है यार, जिसका सबकी अलग जर्नी है वो करें, वो अपने एफर्ट उसमें मार रहे हैं, आई न्यू ए वाई, मुझे ये करना है। फिर एनी हाउ जो भी आया ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी आए, जैसे ल्यूक्रेशन आया, जैसे मेरे को जब मैंने इंटर्नशिप करी थी, आई गॉट अ PPO ऑल्सो, बट आई डिक्लाइंड इट कि मुझे नहीं करना है। देन आई मेड श्योर कि मैं रजिस्टर ही नहीं करूँगा प्लेसमेंट्स में, बिकॉज दैट विल बी एन अनदर डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि हमारे यहाँ से पैकेज भी जाते थे, 20-25 लाख के पैकेज गए हैं, मेरे दोस्तों के भी गए हैं ना, तो मुझे वो नहीं करना था। आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस एंड आई स्टिक टू दैट। यूपीएससी की जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पोर्शन होता है करंट अफेयर्स। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से समझा है कि अगर करंट अफेयर्स को बेसिक से लिंक कर दिया जाए तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी आसानी से हो जाती है। पढ़िए मेरे साथ और न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर करें एक आसान तरीके से। मैं हूं अमन शर्मा और मैं यूपीएससी CSC के लिए अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूं। ओके, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था और मतलब पिछले अटेम्प्ट्स में फिर आपका क्यों नहीं हो पाया इसका कुछ? हाँ, देखिए मेरा 3rd अटेम्प्ट था इस बार का। उसमें जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2018 में, दैट वाज अ not a very good attempt, and in hindsight I would say I shouldn't have given that, ठीक है, because I was not at all prepared with my answer writing and geology as an optional. So चलिए वो ठीक है, वो ऑफिशियली था वो अटेम्प्ट, बट इट वाज नॉट अटेम्प्ट। मुझे दुख भी नहीं हुआ था उसमें इतना, मैं फेल हो गया था उसमें बड़ी बुरी तरह, और अच्छी बात है प्री में हो गया था ताकि मुझे टाइम मिल गया रिकवर करने का और सब कुछ पढ़ने का। फिर मैंने लेकिन 2019 अटेम्प्ट दिया था, दैट वॉज अ वेरी वेल प्लान्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड अटेम्प्ट, बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया था करने के लिए। आई ट्राई टू कवर मैनी ऑफ द थिंग्स, ठीक है, कुछ जगह मैंने प्रॉब्लम नहीं करा था, मतलब लैक से एटीट्यूड दिखाया था, उसका रिजल्ट भी दिखा फिर, बट उसमें मैंने बहुत जान लगाई थी। तो उसमें जब नहीं हुआ था, उसमें आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स एंड इन मेंस आई गॉट लाइक 20 मार्क्स लेस दैन द कट ऑफ, आई फेल्ड इन द मेंस। तो उस समय मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था कि यार ये कैसे हो गया। तो उस समय था मेरा होता कि यार योर एफर्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिजल्ट्स। तो उस समय मुझे लगा नहीं यार ऐसा नहीं है, आपको अपने एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे इस चीज़ में। फिर ये वाला अटेम्प्ट जब आया तो इसमें आई गेव विद माई फुल थ्रॉटल, कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, अब तो फेमस भी हो गया कि मिशन पहला पेज मेरा था। आई नेम्ड माई अटेम्प्ट एज दिस #MPP।
कि मिशन मोड में करना है। जैसे ही ना अभी ये इसकी इंस्पिरेशन मुझे गवर्नमेंट से मिली थी, पता क्यों? कि आजकल गवर्नमेंट की जो मेजर चीज़ें चल रही हैं, जैसे मिशन स्वच्छ भारत मिशन है आपका, मिशन कर्मयोगी आया है, तो ये मिशन जब आता है ना मिशन, तो उसकी एक सेंस ऑफ वो आता है कि आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आपको ये करना है। मिशन मोड में कोई चीज़ चल रही है ना, बोला जाता है, तो मुझे भी था कि मिशन मोड में करना है, कि मुझे ये इतने दिन तक ये करना है, इतने दिन तक ये करना है। तो बहुत ही बढ़िया प्लान था, जिसे एनालिसिस भी एक पार्ट था, सब कुछ था। इस वाले में मैंने पूरा अपना जान लगा दी। आई हैव नेवर लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न, तो आई थिंक हैंस द रिजल्ट इसका होगा। बहुत सही, बहुत सही। मतलब वही है, आप गलती करते हो, आप सीखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे टॉपर्स के साथ है कि अगर आपने अपना पिछला एनालिसिस नहीं किया और यही सोचते रह जाएंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कुछ गलती हुई है, यू विल नॉट इंप्रूव एंड यू विल नॉट सक्सीड। देखो, एक बड़ी अच्छी सी बात कही जाती है, मैं इसमें बिल्कुल मानता हूँ कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आपका एफर्ट, आपकी पढ़ाई आपके कंट्रोल में है, और चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। नंबर नहीं दे रहा सामने वाला, जैसे इस बार क्या है, इस बार का भी देखिए आप, तो स्कोरिंग थोड़ी लोअर साइड पे हुई है, सबके नंबर कम आए हैं। पिछली बार GS4 में इतने नंबर आए थे, है ना, 160s में भी आए थे लोगों के। तो ये चीज़ अनकंट्रोलेबल चीज़ है। आप ये मत सोच के पढ़िए कि मैं GS में 160 लेके आऊँगा, ऐसे नहीं हो सकता। आप कंट्रोल आपके एफर्ट्स हैं, तो आप उसको अच्छे करिए। एंड द स्केलिंग पार्ट आल्सो, स्केलिंग कई लोग स्केलिंग के पीछे पड़ गए रहते हैं। इट्स अ ब्लैक बॉक्स। तो अब जैसे सिंपल सी बात मैं ही बताता हूँ, कंट्रोवर्शियल तो नहीं होना चाहिए वैसे। रिजर्वेशन को लोग बहुत बार करते हैं कि यार जनरल है हम, जैसे मैं अनरिजर्व्ड हूँ, मुझे कुछ नहीं है, तो यही बहुत एक्सक्यूज हो जाता है कि रिजर्वेशन वाले ले जाते हैं। अब दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, दैट इज द सिस्टम, यू हैव साइंड अप टू दैट। तो आपको उस पर क्यों परेशान होना? आप समझो कि आप 350 सीट के लिए लड़ रहे हो, यू मेक योर प्रिपरेशन लाइक दैट, है ना। सप्लाई डिमांड ऐसे तो चलेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ इवेल्युएट करो, सेल्फ डिस्कवरी भी करो। दिस इज़ अ वेरी गुड पाथ फॉर सेल्फ डिस्कवरी। ग्रोथ आपको दिखेगी, अच्छा मेरे अंदर ये भी चीज़ थी। जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, जियोलॉजी ऑप्शन लिया मैंने, नो कोचिंग, नो टेस्ट सीरीज, लेकिन मुझे था कि मैं करूँगा। मेरे ब्रदर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, कज़न ब्रदर है, तो वो भी जब अकम्प्लिश किया ना, तो फिर एक रीडिस्कवरी हुई कि यार मैं ऐसा भी प्रोजेक्ट उठा सकता हूँ जो अनप्रेसिडेंटेड है एक तरीके से। आप शायद देखिए तो रिकॉर्ड में, तो शायद ही कोई जनरल कैटेगरी से IAS बना होगा जियोलॉजी ऑप्शन लेके, है ना। बट अब जब मैं बन गया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया ना कि आई कैन टेक अप एनीथिंग। तो ये रीडिस्कवरी करिए कि यार ये भी मैं कर सकता हूँ, ये नहीं वहीं तक रुक गया मैं। तो ये बहुत ही इंपावरिंग चीज़ होती है, आप अपने आप को एनालिसिस करते रहे। हम लोग इस पार्ट पे ज़रूर आएंगे कि आपने ऑप्शनल ऐसा चूज़ क्यों किया, आपके भैया ने आपको ऐसा गाइड क्यों किया। पर सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि हाउ वाज दैट डे, मतलब रिजल्ट वाला दिन, थोड़ा सा सिनेरियो बताइए ताकि स्टूडेंट्स को लगे। हाँ, सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज, माय इंटरव्यू वाज ऑन 21 September, सेकंड लास्ट डे, एंड माय मेडिकल वेंट ऑन फॉर 2 days, देयर वर सम इश्यूज। तो 23rd तो हो गया, 23rd तक तो मेडिकल ही चल रहा है, एंड वेरी हेक्टिक मेडिकल। 23rd की रात में हम लोग की ट्रेन थी, और 24th की सुबह हम लोग पहुँचे वहाँ पे 7 बजे। और ये बहुत कस के इनसाइडर न्यूज़ में थी, टेलीग्राम न्यूज़ पे, कि 24th को रिजल्ट आना है। तो भाई धक धक तो हो ही रही थी रिजल्ट। मेरा बस ये प्लान था कि मैं प्रे कर रहा था कि आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हो जाना चाहिए सिलेक्शन। मैंने मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था देखे, बट मैं यही प्रे करता भाई कहीं सिलेक्शन हो जाए, बस थोड़ा ये अनएम्प्लॉयड का टैग हट जाए। तो मैं उस दिन लेटा रहा, बस ज़्यादातर मैंने सोते काटा। भाई टेलीग्राम पे पल पल की खबरें अपडेट हो रही हैं, 12 बज गए नहीं आया, ये हो गया। फिर शाम को हुआ कि बोर्ड साफ़ हो रहा है धौलपुर हाउस का, ये वो लोग जो बनता है पूरा एकदम ऑरा कि यहाँ लोग को चहलकदमी हो गई है, बोर्ड साफ़ हो गया है। अब देखिए धौलपुर हाउस का ये बढ़िया चीज़ होती है कि आज भी वो ये ट्रेडिशन मेंटेन करते हैं कि पहले रिजल्ट वहाँ छापते हैं, फिर अपलोड करते हैं। तो वहाँ पे जब रिजल्ट लगने लगा तो भाई किसी कोई वहाँ पे खड़ा था, उसे फोटो खींच के भेज दे कि रिजल्ट लग रहा है, मतलब रिजल्ट इज़ आउट, मतलब हो गया, अभी बस आने वाला है। तो फिर मैं तो फ़ोन उल्टा करके रख दिया मैंने दूर कि भाई मैं नहीं देख पाऊंगा रिजल्ट की, कोई बता दे। मैं आई वॉज प्रेइंग, इनफैक्ट मेरा प्री और मेंस का रिजल्ट मुझे किसी और ही नहीं बताया था, मैंने नहीं देखा। ठीक है, ये डर होता है थोड़ा, जो आपकी स्टेक्स थोड़े हाई पे हो जाते हैं ना, तो ये डर रहता है। तो फिर हुआ, फिर हम लोग के ग्रुप में था, एक बंदे का मैसेज आया, उसी में ही गॉट सेलेक्टेड, ठीक है, उसकी रैंक आई है कुछ 700s में आई है। तो उसने बोला कि दिस रैंक हुर्रे पार्टी। तो मुझे लगा यार उसका भी हो गया, अब तो होना चाहिए। मतलब फिर क्या हुआ, 1 मिनट के बाद उसका फिर से आया, उसका सिंपल मैसेज मुझे याद है, ये आया था देव 44 फोड़ा भाई, बस इतना। तो मैं एकदम से लेट के बैठ गया एकदम कि अरे हो गया, मतलब हो गया लगता। मैंने जल्दी ऑफिशियल साइट पे खोला, क्योंकि आजकल ये भी होता है ना, फेक PDF बहुत होते हैं। मैंने कहा ये फेक में तो नहीं देख लिया इसने, कहीं भाई असली वाला साइट पे जाके खोले के, साइट पे जाके खोला, फिर देखा मैं कि अरे हाँ आ गया। मैंने पहले देखा भाई, ऊपर से देखा, मैंने था ना वो पेशेंट पहला पेज, तो मैंने वो ट्राई किया था पहले, भाई जो पहला पेज में है क्या आंसर, पहले पेज पे रिजल्ट है क्या, तो मिल गया। मैंने कहा ये रोल नंबर यही है ना, कोई और तो नहीं, बिकॉज देयर इज अनदर दिव्यांशु, 30th उसकी रैंक है। तो मुझे लगा तो भाई निगम भी कोई और तो नहीं है क्या कहीं, तो मैंने कहा नहीं ये अपना ही है। फिर मम्मी सामने ही थी, कुछ जमना वो कुछ कर रही थी, भाई सुबह आया था ना हम लोग, तो शी वॉज अनपैकिंग समथिंग। तो मैंने उनको बोला कि
मम्मी IAS, धीरे से बोला, एकदम आवाज़ ही नहीं निकल रही थी एकदम। मैं थोड़े से डर सा गया था कि ये क्या हो गया, शेक हो रहे शेक सा हो गया था, मतलब ये कि मतलब इट जस्ट हैपेंड, हो गया। तो उन्होंने बोला क्या है, मम्मी IAS हो गया। ये क्या बात कर, रिजल्ट आ गया क्या, क्योंकि मम्मी को नहीं पता था रिजल्ट आ रहे हैं। तो फिर हुआ, मैंने कहा मम्मी 44 रैंक। अरे भाई उसके बाद से तो फिर जो इमोशंस बहे हैं सबके, फ़ोन ये वो, थोड़ी देर में मीडिया आ गई, फ़ोन तो आज तब से आज तक आ ही रहे हैं। तो तब के बाद वो दैट वाज एन अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग जो हुआ इतनी जल्दी से। मैंने भैया को बताया, अपने जो मेरे कज़न ब्रदर हैं उनको काफ़ी अच्छे से बताया, इट्स ऑल वर्थ इट, हो गया भैया, आपने बोला था मुझे। वो ही ऑलवेज यूज्ड टू, मतलब कि जैसे फेलियर भी देखे मैंने ना, तो ही यूज्ड टू पुश मी कि नहीं करो, होगा। तो उनका बड़ा सही था, ट्रस्ट द प्रोसेस है, चलोगा ठीक है, भगवान सबका प्रोसेस करवाते हैं, यू नीड टू ट्रस्ट दैट। तुमने अच्छे एफर्ट डाले, मिलेगा तो बहुत ही रिलैक्स। सबसे पहले जैसे ही बता दो, सबसे 2 फीलिंग सबसे ज़्यादा आती हैं जब आपको सिलेक्शन होता है। एक तो ग्रेटिट्यूड आता है बहुत बड़ा कि भगवान हो गया, ठीक है। फिर सेकंड आती है रिलैक्सेशन। आपको ट्रायम्फ वाली फीलिंग मुझे नहीं लगता किसी भी टॉपर को आती है, ये फोड़ दिया जाके, ऐसा नहीं होता। फीलिंग ये आती है कि अब आपको इस साइकिल से बाहर हो, अब नहीं करना है काम, बिकॉज दिस साइकिल इटसेल्फ इज अ 1 ईयर लॉन्ग साइकिल, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी हो जाती है कि दोबारा करो वही काम आके। तो ये रिलैक्स वाली फील आती है। तो ये सबसे बढ़िया चल रही ज़िंदगी। ये बात सही है सर। पर ना मैं थोड़ा सा आपको ना पूछना चाहूँगा इस बात के लिए, आपके साथ एक बहुत लोग घटना भी हुई थी, उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को बताइए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना कि इनका तो सब कुछ सही चला है, पापा IFS में थे और स्कूलिंग अच्छी जगह से हुई है, बिट्स पिलानी से पढ़े हुए हैं, इनको क्या ही दिक्कत था, इनका तो होना ही था। आप अपने उस लो पॉइंट को बताइए जिस समय आपने खुद अपने आप को चैलेंज करके दिखाया कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ, सो टॉकिंग अबाउट लो पॉइंट्स जो होते हैं, तो लो पॉइंट्स काफ़ी रेगुलर चीज़ें होती हैं, इसमें इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। आपका क्या बहुत बार क्या होगा, लो पॉइंट में छोटे वाले पहले बताता हूँ क्या है कि आप पढ़ के गए हो टेस्ट देने, नंबर नहीं आए, आप पढ़ के भी गए फिर भी नहीं आ रहे नंबर, तो आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो जाता है, यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ कहीं। फिर कोई बोल देता है कि भाई सिलेक्शन नहीं होता, 0.01% लोगों का सिलेक्शन होता है। फिर आप थिंकिंग करें यार मैं कहीं गलत जगह। जब आप जब अच्छे कॉलेज से आ रहे हो ना, तो सोसाइटी की और कॉलेज के एक्सपेक्टेशन इतने हाई होते हैं। आपके कलीग्स 30 लाख के पैकेज में हैं, आपके कलीग्स PhD कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, ऑफिशियली तो आपसे पढ़ रहे हो, यू वोंट इवन गेट अ डिग्री अगर आप फेल हो गए यहाँ पे। बेरोजगार हैं। और फिर ताने घर से ताने पड़ते हैं भाई, बिल्कुल पड़ते हैं। रिलेटिव्स होते हैं कि जैसे हम लोग को कहा जाता था कि मेरे को कहा जाता था कि माय फादर वाज इन द अच्छी सर्विस, तो बड़े बाप के लड़के हैं तो ही दे कैन अफोर्ड ऐसा करना। तो ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, मतलब ठीक है, जो जिसका रियलिटी है वो तो है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम बिल्कुल नीचे से आके एकदम कूद गया, ठीक है, जो है तो है, बट चैलेंजेस हर जगह आते हैं चीज़। फिर वो जो बात है, वही जो मेन पॉइंट है, वो लाइक माई फादर वॉज माई इंस्पिरेशन, वॉज माई स्ट्रेंथ हमेशा। एंड कोविड की वजह से फिर वी लॉस्ट हिम ऑन लाइक 27 जून, है ना। तो वो काफ़ी वियर, द थिंग वॉज दैट इट ऑल हैपेंड सो क्विकली एज मच, मतलब बहुत लोगों ने रिलेट कर पा रहे हैं इससे। कोविड के टाइम ही ऐसा था कि मतलब एकदम हॉस्पिटल उस टाइम का मतलब हो गया कि 1-1.5 महीना लगभग हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। वी ऑल्सो गॉट कोविड, सबको कोविड हो गया, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो रिकवर नहीं कर पाए इस चीज़ों से। तो वो सब चलता रहा, बहुत वो फेज़ काफ़ी टफ था, मतलब उसमें डिटेल में क्या जाए, मतलब समझ सकते हैं वो वाला फेज़। फिर उसके बाद फिर जब उनकी लाइक व्हेन वी लॉस्ट हिम, तो मेरे को बहुत एकदम से वो वॉइड वाला फील आया एक तरीके से कि मतलब मैं बताया ना, वही तो मेन चीज़ थी जिन्हें स्टार्टिंग था। और मतलब मेरी मम्मी बताती थी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, आपका प्रिपरेशन चल रहे थे, और ही ऑलवेज यूज्ड टू से टेल मी कि कोई नहीं तुम करो, हम तो हैं यहाँ पे, है ना, जब तक हमें तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, करो तुम अच्छे से प्रिपेयर करो। क्योंकि मैं ऐसा था कि मैं प्रिपेयर तो करता था सिंसियरली, ये नहीं था कि मैं अयाशी कर रहा हूँ कुछ। तो उनका ये था कि तुम पढ़ रहे हो, तुम सक्सीड करोगे। उनका बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि तुम कर सकते हो ये काम। तो मुझे लगा था हाँ यार। फिर मेरे को उस दिन लगा यार अब तो पापा भी नहीं है ना, अब तो यार बड़ी बात हो गई। मतलब एकदम से मेरे को लगा ना कि यार एकदम से नहीं होता है कि एक दिन में बड़े हो गए तुम, ये वाली बात आती है एकदम से हो जाती है। अरे यार सब कुछ अपने मेरे ऊपर ही है, मतलब थिंग इज दैट मम्मी को भी संभालना है, इन लोग को भी करना है, मेरी बहन भी है, सिस्टर भी है, शी इज 2 years younger to me। तो वो वाला फेज़ काफ़ी था। तो इसमें ना मैं एक पॉजिटिव बात बोलूँगी कि आपके रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट काम आते हैं, जो जेन्युइन रिलेटिव होते हैं आपके, बहुत अच्छे से काम आए। मेरे मामा जी हैं, मेरे भैया हैं वो वाले, है ना, ये सब लोग आए, मामा लोग आए, सब लोग, मामी मम्मी सब लोग बहुत सपोर्ट किया मुझे इस टाइम पे आके कि तुम अपना पढ़। क्योंकि देखो आप, मेरा इंटरव्यू 2 महीने बाद था बस, है ना, उस समय डेट भी नहीं आई थी। तो इंटरव्यू वो शेड्यूल्ड कि अगस्त के टाइम पे शुरू हो जाएगा। तो हमको लगा कि अगस्त में ही ना हो, तो हम लोग, और फिर IFS का भी इंटरव्यू होना था, वो भी तब एम्बिग्यूटी थी कब होना है। तो मेरे यार 2 लाइफ में इतने बड़े इंटरव्यू मिल रहे हैं,
और ऐसा चीज़ घर में इतने माहौल हो गया है, फिर हमारे यहाँ पे सब सिस्टम भी होता है, वो सब प्रोसेस आफ्टर द थिंग रिचुअल्स एंड ऑल, उसमें 10-15 दिन निकल जाते हैं। दिस इज बियॉन्ड द इमोशनल पार्ट ऑफ इट। थोड़ा ये सब भी करने होते हैं ना, वो 13वीं सब करना, यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन दैट, यू कैन नॉट अवॉइड दैट, इट इज योर वेरी क्लोज एंड ऑल। तो उसमें दे वर एक्चुअली रिकग्नाइजिंग दैट कि तुम्हारा टाइम इस समय बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स योर दिस इज योर फादर, बट आपका करियर भी उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ फेल हुए आप देन तो और बुरा हो जाएगा कि आप यू लॉस्ट योर फादर ऑल्सो एंड यू आर नॉट इवन सक्सीडिंग समथिंग। तो उस समय ना स्टेक्स एकदम से हाई हो गए एकदम से कि नाउ आई हैव टू सक्सीड, आई नीड टू एस दिस पेपर वाला। तो मेरे को उसमें बहुत बार फील होता भी था कि लाइक वाई ओनली मी गॉड, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जैसे नहीं होता कि मतलब कि सब कुछ सही ठीक चल रहा था, मतलब एकदम से क्या हो गया, एकदम से मतलब देखते देखते ऐसे हो गया एकदम से। तो वो काफ़ी वियर्ड फेज हो गया था। फिर जब हुआ, फैमिली सपोर्ट मिला, सबसे मिला, काफ़ी सपोर्ट संभाला अपने आप को। मेरे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प करी, नोट्स देने की बात जो होती है। अब देखो, अब हंसने वाली बात क्या होती है कि मतलब आपके इस सब काम की वजह से 20-25 दिन की आपकी करंट अफेयर मिस हो गई। उस समय तो मेरे को दिमाग में नहीं था, मेरे को बाद में लेके समझ में आया ना कि यार करंट अफेयर ये तो पूछ सकता है ना, इंटरव्यू में थोड़ा ना बोलूँगा जाके कि सर मैं उस समय ये कर रहा था। तो आई एक्चुअली यूज्ड हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स। तो आपके जेन्युइन फ्रेंड बहुत काम आते हैं इसमें, वो उन्होंने हेल्प करी मेरे को, आके सपोर्ट किया, इमोशनल सपोर्ट, ये सब बातें जो करी। मेरी मदर ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई, उन्होंने बोला तुमको जो करना है, जैसे मेरे को था कि दिल्ली जाने के भाई करना पड़ेगा ना थोड़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो उन्होंने बिल्कुल बोला कि हाँ तुम जाओ, कोई बात नहीं, हम लोग वी विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, है ना, हम लोग करेंगे। तो हैट्स ऑफ टू हर, उनके जैसा मतलब स्ट्रेंथ दिखाना उस टाइम पे आके, मतलब उनका तो और लंबा एसोसिएशन है, हम लोग तो पापा हैं, उनके तो हस्बैंड हैं, और शी स्टिल मतलब काफ़ी सेंटी हो जाते हैं हम लोग उसके बाद में। फिर जब रिजल्ट आया तो एट दैट डे वी मिस्ड हिम द मोस्ट, मतलब वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो कितना खुश होते हैं कि काश, है ना, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी कभी हुई नहीं। हाँ। इतनी बड़ी खुशी कभी दिखी नहीं, कहाँ होती है। इससे बड़ा चीज़ क्या है, इससे ऊपर क्या जाओगे, मतलब नॉट डिमीनिंग एनी अदर थिंग, मतलब यही तो है। और वही उनका भी एम था। मेरी मदर कहती थी, मतलब बाद में बता दें कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, व्हेन यू वर इन द लाइक वॉम, तो ही यूज्ड टू से दैट कि अगर ये सही रहा तो इसको आईएएस बनाएंगे। बट आई थिंक उन्होंने कभी बोला नहीं मुझे, ये बात मुझे कभी नहीं बोली कि तुम आईएएस बनो। रादर वो कभी कभी बोलते तुम मत करना तो मत करो, यहाँ पे सिस्टम में बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, है ना, बिकॉज ही वॉज इन द सिस्टम। तो मैंने बोला नहीं पापा करेंगे। तो थैंक गॉड मेरे अंदर खुद ही आया वो चीज़। तो मैं वही सोच रहा था कि अगर वो होते तो मैं बता ही नहीं सकता, मैं सोच ही नहीं सकता वो बात कि कितनी खुश होते वो बस वो एक अलग ही लेवल हो जाता। तो यही सबसे बड़ी कमी रह गई हमेशा के लिए। बट ठीक है, जहाँ भी हैं वो बहुत ब्लेसिंग दे रहे होंगे। मैं तो बिल्कुल यही मानता हूँ, मैं मम्मी से ही बोलता हूँ कि अब वो भगवान बन चुके हैं, उन्हीं ने मेरी सिफारिश लगा दी भगवान से कि भाई कर दिया तुमने। क्योंकि यार एफर्ट तो मैंने बोला ना 2019 में बहुत डाला था, नहीं हुआ था। इस बार भाई भगवान ने पापा सीधे ही चले गए लेके, तो वो बहुत सही रहा। चलो जहाँ भी होंगे अच्छा ही है उनका, बढ़िया खुश रहेंगे। बहुत अच्छा सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सोच के कि सबके लाइफ में आती हैं प्रॉब्लम्स, अपने अपने लेवल पे आती हैं, पर आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो, सेल्फ पिटी नहीं करनी है, ये बात है ना। मैं ये नहीं कह रहा भगवान ना करे किसी और के अंदर ये प्रॉब्लम आए, बट अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपके पास। आपको ये बहुत लगेगा कि यार लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं घर में बैठ के पढ़ रहा हूँ, ये एंशिएंट इंडिया। तो सेल्फ पिटी नहीं करिए, आपने ये चूज़ किया है। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी और के फोर्स में आके पढ़ोगे ना तो अब नहीं निकल सकते, क्योंकि इतनी ये एग्ज़ाम इतना ग्रूलिंग है, आपको बहुत बार सेल्फ कॉन्फिडेंस पे सवाल उठा देगा। तो उस समय आपको सेल्फ पिटी नहीं करनी है कि यार मैं ही क्यों, ये नहीं है। तुम आए हो तो अपने लिए आए हो ना, तुमने सुनने बोला थोड़ी ना है, तुम खुद जोश में आए ना, मुझे करना है ये, तो यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। ये वाला जो प्राइस टाइप से वी हैव साइंड अप फॉर दैट। बिल्कुल। अब हम लोग बिल्कुल अब पढ़ाई के मोड पे जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एस्पिरेंट्स हैं, उनको आपसे बहुत कुछ डाउट है कि दिव्यांशु कैसे पढ़ा करते थे। तो एक एक करके हम लोग सारे चीज़ों पे आएंगे। आप मुझे बताइए कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए। क्या है ना, कई टॉपर्स ऐसे रहते हैं जो ये बोलते हैं कि प्रीलिम्स की पहले कर लो, गैप मिलेगा मेंस की कर लेना। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेंस की तैयारी में ही प्रीलिम्स का भी करा लेते हैं। आपके हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, क्यों? देखिए मैं बताता हूँ, वैसे तैयारी आइडियली इंटीग्रेटेड ही होती है। रादर इसके लिए बड़ा फेमस कहा जाता है कि आपकी प्रिपरेशन यूपीएससी में उल्टा शुरू होती है। फर्स्ट यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन 2 months। वो आपकी लाइफ पर्सनैलिटी है, मतलब आप कॉलेज से प्रिपरेशन करो। जैसे बोलो ना, मैंने कॉलेज मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में किया, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। यू नीड टू बी स्पीकिंग टू पीपल, यू नीड नॉट टू बी वेरी शाय, एंशियस नहीं होना है। तो ये प्रिपरेशन जो इंटरव्यू में काम आएगी आपकी, सबसे पहले करनी है आपको। देन यू प्रिपेयर फॉर द मेंस। ठीक है, मेंस का मेन ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट क्या है, क्या क्या चीज़ें। अब जब एक स्पेस, मैं ये नहीं बोलता कि एकदम ही मेन इंटीग्रेटेड रहेगा। मेरा ये होता था, मेरी अंडरस्टैंडिंग में, कि आप प्रीलिम्स की डेट जिस दिन है उससे 70 days पहले का देख लो, उसके पहले तक आप मेंस की पूरी प्रिपरेशन कर लो। मेंस मतलब GS 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शनल और विद थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब बेसिक अंडरराइट, इतना आप पहले कर लो। आप उसके बाद जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जो होगी 70 days की,
उसमें आपको फैक्ट्स पे जाना है चीज़ें। मान लो जैसे क्या है, सिंपल एग्जाम्पल मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया पे आपको गांधीयन फेज ऑफ क्या है वो मेंस का क्वेश्चन है। अब उसमें फेज में क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स क्या है वो मिडिल का काम है। तो ऐसा नहीं कि एकदम अलग चीज़ पूछ रहे हो, पूछ वही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फैक्ट्स याद करने हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ, डिफरेंस क्या है आपको पता होना चाहिए। दिस विल हेल्प यू इन द मेंस ऑल्सो। ये स्पेसिफिक, और जैसे न्यूज़पेपर की एग्जैक्ट चीज़ें कौन सी जगह कहाँ पे है, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा होता है कि कौन सा कन्वेंशन कहाँ किसने साइन किया, उसमें कौन कौन है, रेटिफाई किया है कि नहीं किया है, या पॉलिटी में क्वेश्चन आते हैं स्टैट्यूटरी है बॉडी की नहीं। तो ये सब चीज़ें आप वो 70 दिन में करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें में आपको वो रटना एंड में ही है, मेंस में काम नहीं आती सब चीज़ें। मेंस में आपको काम आए, मेंस में जैसे मैं बताता हूँ, मेंस पे क्वेश्चन आएगा कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वर्किंग पे क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ ना कुछ पूछेंगे उसमें, ठीक है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आएगा कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के तहत में होता है, ये चीज़ें हैं कि नहीं है, या इसमें ये इसका बजट जो इसका जो पैसा होता है वो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है कि अनचार्ज होता है। तो ये आपको मेंस भी नहीं पूछेंगे, बट आपको ना, आपको जब इलेक्शन कमीशन के बारे में पता होगा तो आपको समझ में आएगा कि देखो इसका एग्जांपल मैं एक और बताता हूँ यही में, कि इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म का ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि इसका एक्सपेंडिचर को चार्ज कर दो, लेकिन नहीं होता है ना। तो यही आपका ये प्री का क्वेश्चन भी है, और इसी का एनालिटिकल अप्रोच आपको मेंस का क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेटेड है, लेकिन वो 70 दिन में आपको सिर्फ फैक्ट्स याद करने हैं खूब सारे, कौन सा मंदिर कहाँ है, किसने कौन सा मंदिर कराया, ये वो ये वो, ये सब बातें आपको। तो आपका कैसा रहता था, मतलब जैसे प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं हम लोग, तो कई बार क्या होता है कुछ लोगों का एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरे में भी, तो आपका उन लोगों के लिए क्या सजेशन है? जी मेरा यही सजेशन है कि आपको प्रीलिम्स की पहले की तरह आपको फिलॉसफी समझनी चाहिए। प्रीलिम्स का काम क्या है? प्रीलिम्स का काम सिर्फ इतना है कि आपको मेंस का हॉल टिकट देना है उसको, तो आपको उसमें ओवर इन्वेस्ट नहीं करना है टाइम। मैं देखता हूँ मेरे फ्रेंड्स ने भी क्या किया कि एक बार प्री नहीं निकला तो पता चला पिछले 4 महीने से प्रीलिम्स ही पढ़ रहे हैं। दिस इज नॉट द राइट वे। प्रीलिम्स की पढ़ाई को बहुत एफिशिएंटली करना है, 2 महीने में करना है, उसी में ही याद कर पाओगे आप, है ना। रट्टा वाला जो काम है ना वही होगा, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी मेंस में होनी चाहिए, तभी आप प्री के समझ पाओगे। आपको वो 2 महीने में बेसिकली टेस्ट सीरीज लगानी है दबा के, खूब सारे एज एन आई से 40 to 50 उसकी एनालिसिस करनी है बहुत अच्छे से कि कितने नंबर पे कितना बन रहा है स्कोर, है ना, ये वाली बात है। और प्रैक्टिस करना है, एग्जाम लाइक टेम्परामेंट चाहिए कि आप 2 घंटे बैठ के आपकी क्या स्ट्रैटेजी है के बारे में और भी डिटेल्स में जा सकते हैं। बट ये है कि आई जस्ट रिकमेंड कि आप ज़्यादा ना पढ़ने लगना कि प्रीलिम्स पे एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए तो बता 5 महीने प्रीलिम्स ही पढ़ रहे हैं। उसके पहले आपको मेंस पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स का टॉप नहीं करना है, प्रीलिम्स में बस कट ऑफ सुपर नंबर लाने हैं। करंट अफेयर्स का क्या है मैटर, मतलब प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में है कि आप क्या कहेंगे? करंट अफेयर देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, और उसको न्यूज़पेपर को बहुत होलिस्टिकली पढ़िए हर चीज़ को, है ना। अगर आपके पहली सबसे बड़ी बात है कि अपना सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़े रहे हैं आप, कि सिलेबस क्या है, उसकी रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ो, है ना। कोई जैसे मतलब सिलेबस में मेंशन है इंक्लूसिव ग्रोथ, अब यहाँ पे कोई भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का पार्ट है, आपको समझ में आना चाहिए ये बात। कहीं पे एडीपी की न्यूज़ आएगी तो दैट कम्स इन योर सिलेबस। कोई रैंडम मूवी के बारे में रिव्यू नहीं पढ़ने लगना है कि, है ना, वो सब नहीं पढ़ना है आपको चीज़ें। करंट अफेयर क्या यही इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल करंट अफेयर मेंस के प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा नया साइन कर दिया, किन कंट्रीज़ ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, या कोई नई चीज़ मिली है, कहाँ मिली है, ये वहाँ पे ऑब्वियसली आपको याद करना है। और मेंस में क्या काम होता है, इशू बेस्ड, कि जैसे मान लो इस समय चल रहा था CAA है, CAA करंट अफेयर है, लेकिन ये इशू है, ये है ना। ऐसे ट्रिपल तलाक था, ये इशू है। आजकल GST चल रहा है, करंट अफेयर है, बट दे वोंट आस्क यू कि कितना परसेंट में कितना ब्रैकेट रहता है। तो नहीं, किस तरीके से करना चाहिए, मतलब रोज पढ़ना चाहिए कि कभी कभी वो मंथली मैगजीन आता है ना? नहीं, दोनों करना है आपको। अच्छा, डेली न्यूज़पेपर खुद पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर का काम आपका ना आर्टिकुलेशन स्किल्स में भी आएगा। व्हेन यू रीड एन एडिटोरियल इन अ गुड इंग्लिश, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, आप अच्छे से बता पाते हो। फिर उसको आप उसके साथ कोलैबोरेट करिए, अपना जो भी है वो मंथली मैगजीन करिए। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, आई एंडोर्स दैट, कि आप मंथली मैगजीन कोई भी पढ़ लो, ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही पढ़ो, कोई भी पढ़ लो ढंग की, दैट विल हेल्प यू क्लियर द बैक थिंग, फ्रंट बैकवर्ड एंड फ्रंटल लिंकेज। नोट्स कैसे बनाना चाहिए उस चीज़ का, कि किस तरीके से? नोट्स में बताया था, जैसे इसका डिटेल वीडियो भी अनअकैडमी पे ही पड़ा हुआ है, एक मैंने डाला है। तो उसमें क्या है, नोट्स मेकिंग में आपका ये होगा कि आप कीवर्ड्स के हिसाब से आप बनाइए कि ना इंक्लूसिव ग्रोथ, उसमें कुछ भी आ रहा है, 2-3 लाइन की आप नोट बनाते रहो उसमें, देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में ऐसा हुआ है, ये चीज़। तो इस तरीके से आपके इशू बेस्ड नोट्स बनने चाहिए, पॉइंट वाइज नहीं कि आज मैं 20 अक्टूबर है तो 20 अक्टूबर के नोट्स ये हैं, 21 अक्टूबर के नोट्स ये हैं, ऐसे नहीं। उसको आप अलाइन करो उसकी कैटेगरी में डाल के, है ना। इसलिए मैं डिजिटल नोट पढ़ाता था, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करना काफ़ी आसान हो जाता है। ओके, तो ये हम लोगों को समझ में आ गया प्रीलिम्स के लिए कैसे करना है। अच्छा, मॉक टेस्ट इसके लिए भी ज़रूरी रहते हैं, या कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए? मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
क्योंकि मैं बोल रहा ना एग्जाम लाइक टेम्परामेंट होना चाहिए। तो व्हेन यू गेट अ फुल टेस्ट, मॉक में भी फुल टेस्ट जब लेते हैं आप, तो जब एक हिस्ट्री का एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आया, फिर पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, नॉर्म ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जब, तो वहाँ पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, कितने क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे मेरा होता था कि मैं 87 क्वेश्चन करता था हमेशा, मतलब मेरा ये नंबर ले बन के आया था। तो इससे ना आपको ये भी समझ में आ गया कि मैं 13 क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ। तो यू गेट द कॉन्फिडेंस। ये नहीं कि आपको 2 क्वेश्चन लाइन से गलत नहीं आ रहे तो आपको अरे यार क्वेश्चन आपको 100 करना ही नहीं क्वेश्चन वहाँ पे, है ना। तो ये सब जो आपकी टैक्टिक्स है ना, ये आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर। 3 राउंड में करता था मैं, जैसे वो काफ़ी पड़े हुए हैं स्ट्रेटजी वीडियोस, वो आप जब खुद अपने एनालाइज करोगे तब इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और फिर ये सारे मॉक टेस्ट आपकी लर्निंग होती है बहुत बड़ी, लर्निंग भी सिखाता है। कोई नया फैक्ट पता चला, आप यू नोट इट डाउन, ऐसे ऐसे करके। इन्वायरमेंट का तो मैं ज़्यादातर इसी से पढ़ता था, नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मेंस की तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, मेंस में आपको क्या लगता है सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट कौन सा होता है और कैसे उस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए? मेंस की देखो तैयारी तो मैंने बता दी है, पढ़ना कैसे है वो समझ जाएंगे आप। कीवर्ड्स के हिसाब से पढ़ो, उसके बारे में जो भी नोट्स बन रहे हैं नोट्स बनाओ, एंड नोट्स शुड बी ट्रिम डाउन, छोटा करना है उसको। ये नहीं कि सब कुछ लिखते जा रहे हो, 1000 पेज की नोट्स ही हो गए, छोटा छोटा करना है, रिवाइज भी तो करना है उसको। जो आपने बोला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, वो अच्छी चीज़ है, वो है कि आंसर राइटिंग, जो कि बहुत लोग की इनर्शिया होती है कि हम नहीं करेंगे आंसर राइटिंग, हम पढ़ेंगे बहुत, हम लिखेंगे नहीं। तो आप जितनी जल्दी हो सके ना आप आंसर राइटिंग करो। मैं नहीं कह रहा किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लो, जस्ट गो एंड डाउनलोड सम प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपने मान लो चलो क्या पढ़ा है, मान लो आपने RTI के बारे में आज पढ़ा है पॉलिटी में, देखो जाके 2020 में क्वेश्चन है RTI का, देखो वो कर पा रहे हो क्वेश्चन की नहीं। इससे आपका क्या काम होगा, एक तो आप आंसर राइटिंग सीखोगे, फिर एक ये सीखोगे एनालिसिस से कि मैंने जो पढ़ा है उसके रिलेवेंट है भी कि नहीं, मैं कुछ और तो नहीं पढ़ गया जाके। तो आपकी स्टिक टू सिलेबस वाला चलता रहेगा ना। अल्टीमेटली तो आपको UPSC वाला पेपर देना है ना, तो वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपकी पढ़ाई उसकी मैप होनी चाहिए उससे। तो इसलिए आंसर राइटिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत लोग अवॉइड करते हैं और नहीं करते हैं, वो दे पे हैवी प्राइस फॉर दैट। ओके ओके, अच्छा एक पार्ट आता है इसमें ऐसे राइटिंग का। हाँ। ऐसे राइटिंग के बारे में बताइए, क्योंकि सबका अलग अलग थ्योरी है कि पेपर आएगा तो बना लेंगे, या आता ही है ऐसे में, क्या ऐसी बड़ी बात है। आपके तो मतलब इंटरेस्ट में ये पार्ट, आप कैसे इसको अप्रोच करते थे? देखिए ऐसे की आपको स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसे की आप फिलॉसफी समझिए, वो आपको 3 घंटे में 2400 वर्ड लिखने को बोल रहा है, जबकि GS में आपको 4000 वर्ड लिखने होते हैं। 8 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से कोई 2 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। 12 पेज दे रहा है अपने थॉट्स लिखने के लिए, समझ रहे हो। अगर इतनी चीज़ें आपको UPSC दे रहा है तो दे एक्सपेक्ट गुड कंटेंट, कि आप सोच के अच्छे से लिखो, और दैट्स वाई दे रिवॉर्ड ऑल्सो। जैसे मेरे ऐसे में 141 नंबर है, कि काफ़ी अच्छे नंबर है इस साल के हिसाब से। इतने नंबर आप कभी GS में नहीं ला सकते, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आजकल जैसी मार्किंग हो रही है। तो ऐसे में आपका नंबर लाना बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, खूब नंबर ला सकते हो आप। तो इस चीज़ को लोग समझते नहीं है कि ऐसे की प्रिपरेशन डेडिकेटेड करो। GS वाले ऐसे के लिए GS वाले टॉपिक्स पे बना रखो, नोट्स बना लो, टॉपिक्स क्या है उसके बाद डिटेल वीडियो आ जाएगा कहीं ना कहीं से, वो देख लेना, मैं पूरा नहीं बता रहा अभी। और फिलोसफिकल एसेस के लिए आप कोट्स का यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स, पेपर पढ़ते हैं, पेपर में इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, उसको कोट करो, लिखो। तो वो सब आपको ऐसे के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना है। पहली बात तो ये क्लियर करो, ये नहीं कि मैं बस GS का पढ़ रहा हूँ उससे मैं ऐसे निकाल लूँगा। इट इज़ नॉट गोना हैपन लाइक दैट। मतलब you need to practice, you need to practice, you need to write essays, you need to write 10 to 12 essays before your actual exam, okay, at least. Okay. तो अब थोड़ा सा आते हैं कि इस बात पे कि वाई जियोलॉजी, मतलब क्यों ऐसा क्या हुआ, आपको क्यों लगा कि ये इतना है? क्योंकि शायद आपको भी कई लोग अब फॉलो करेंगे कि हाँ सर ने कहा है। देखिए जियोलॉजी के लिए मेरा क्या था कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करा है, तो एक तो पहले वो होता ही नहीं है, बट दैट इज़ नॉट रियल रीज़न। मेरे ब्रदर थे, उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस मुझे प्रोवाइड करने की प्रॉमिस कर रहा था कि मैं कर दूंगा तुमको, तुम जियोलॉजी लोगे तो आई कैन प्रोवाइड यू गुड गाइडेंस विद नोट्स एंड ऑल, है ना। तो दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी ट्रेमेंडसली। उनके नोट्स मिले, उनका बुक्स मिली, बेसिकली आई एम सेइंग गाइडेंस अवेलेबल थी मुझे, जो कि बहुत लोगों को नहीं होती, बट थैंकफुली मुझे थी। सेकेंडली क्या है कि आई ऑलवेज वांटेड टू स्टिक टू साइंसेज, साइंस सब्जेक्ट में रहना चाहिए, बिकॉज मेरा ये रहता है कि देखो सब्जेक्ट थोड़ा स्टैटिक रहे तो दैट इज़ मोर, आपका जब ना स्टैटिक सब्जेक्ट होता है तो योर कॉम्पिटिशन इज विद द सब्जेक्ट नॉट विद द पीपल। फॉर एग्जाम्पल इन जियोलॉजी अगर कोई क्वेश्चन पूछे, फॉर एग्जाम्पल दे आस्क टाइप्स ऑफ मीटेरॉइड्स, सो देयर इज अ स्पेसिफिक आंसर टू दैट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मीटेरॉइड्स, नोबडी कैन राइट 5th टाइप, कोई होता ही नहीं है। तो आपका आंसर अगर 4 पॉइंट लिख दिए हैं तो योर आंसर इज कंप्लीट, उससे अच्छा आंसर और कोई नहीं होगा। योर सब्जेक्ट का कॉम्पिटिशन इज विद योर सब्जेक्ट, नॉट विद अनदर पर्सन। कि मुझे जैसे कहा जाता है और ऑप्शन के लिए PSI या सोशियोलॉजी खास तौर से, कि ऐसा आंसर लिखो कि अगले 40 नंबर लोगों के नंबर कट जाए, इतना बढ़िया आंसर लिख के दो कि एक्सपेक्टेशन ये हाई सेट कर दी, सेम आंसर वो चेक करेंगे, है ना। ये सही बात भी है, क्योंकि हम इतने लोग लिख रहे हैं सेम आंसर कि आप उसको इनोवेट करके अच्छा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका बहुत लोग तो आंसर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आता ही नहीं उन्हें वो चीज़।
तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आपका स्टैटिक सब्जेक्ट है, बाउंड्रीड सिलेबस है, एंड वन मोर थिंग, क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। ये इनसाइडर खबर है कि 60-65% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और एकदम डिट्टो रिपीट हो जाते हैं। मतलब जैसे टाइप्स ऑफ मीटर्स बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है पिछले सालों में, बिल्कुल बता दिया। नोट से कॉपी करके आया हूँ मैं एग्जाम में, हैंस द नंबर ऑल्सो। मैं अपने नोट्स लिटरली कॉपी पेस्ट करके आ गया वहाँ पे कि यार ये यहाँ मुझे याद था, ये लेफ्ट पेज में लिखा है नीचे की तरफ, तो वही लिख दिया जाके वहाँ पे। तो ये चीज़ ना आप अच्छे से जब प्रिपेयर कर लोगे, ये इसमें जियोलॉजी को खास बात बहुत अच्छी रहती है ये वाली। तो मतलब ये है कि अगर आप अच्छा ऑप्शनल सिलेक्ट करते हो, क्या है ना, एक जो क्वेश्चन आता है, क्या हम लोगों को मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद अगर दिख रहा है कि फेलियर आ रहा है तो ऑप्शनल चेंज करना चाहिए? देखिए, इसमें अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। अब आपने अपनी तरफ से जब अगर सेटिस्फाई कर लिया कि मैं इससे ज़्यादा, मतलब जैसे बहुत बार मैं देखता हूँ ज्योग्राफी में होता है लोगों को, कि मैंने 4-5 लोगों को अभी मेरे सामने देखा है कि ज्योग्राफी से जियोलॉजी में शिफ्ट मारे हैं लोगों ने। तो अगर आप ये देख रहे हो कि मैं सब कुछ कर लिया, जैसे मेरा ये था, जब फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे नंबर कम आए थे जियोलॉजी में, तो आई न्यू दैट एट दैट टाइम कि मैंने ये चीज़ छोड़ी है भाई, ये नहीं किया था। अगर मैं करता तो क्या पता अच्छा और नंबर आ सकते थे। तो देयर वाज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आपको ये लग रहा है कि आपने सब कुछ कवर कर लिया फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर भाई छोड़ दो, फिर छोड़ सकते हो ऑप्शनल, ठीक है। बट मेक श्योर आपने सब कुछ कवर कर लिया है। ये मैं कहूँगा कि लोग क्या करते हैं, एक अटेम्प्ट नहीं निकला, दूसरे अटेम्प्ट में दूसरा ऑप्शन ले लिया, तो आप छोटा लुकुर करके आ गए, थोड़ा शैलो टेस्टिंग वाटर्स करके आ रहे हो। ऐसे नहीं होगा, यू हैव टू डीप डाइव। फिर भी लग रहा है कि यार ये नहीं, नंबर ही नहीं दे रहे ये लोग, तो यार अब क्या बता सकते हैं, हमने सब कर दिया, दिस इज ऑल व्हाट आई कैन डू, तो फिर आप चेंज कर लो, ठीक है। उसके भी एग्जाम्पल है, अनुदीप सर है हमारे, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। ये चेंज इज ऑप्शनल एट द लास्ट अटेम्प्ट फ्रॉम आई थिंक समथिंग PSIR आई थिंक था उनका भी था, ये पबैट था शायद, पबैट से वो एंथ्रोपोलॉजी पे आ गए, टॉप द एग्जाम। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम ही सिन है करना, नो, यू कैन चेंज, बट मेक श्योर, जैसे सर के इससे मैं नहीं बता रहा हूँ, सर ने भी ये बोला था कि पबैट में उनको समझ में आ गया था कि आई हैव गिवन एवरीथिंग, इससे ज़्यादा 4 अटेम्प्ट दे दिए उन्होंने, इससे ज़्यादा और क्या देगा। सीरियस आदमी है वो, ऐसा नहीं कि तफरी में दे रहे हैं, मतलब उस समय नहीं चल रहा है, मतलब कभी कभी दौर होता है किस्मत ही ऐसी कि नहीं चल रहा है इसमें नंबर, तो ठीक है चेंज कर लो। मुझे ऐसा लगता है ना सर कई बार कि ना एक टॉपर की स्ट्रैटेजी ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के ऊपर अप्लाई हो। बिल्कुल नहीं। कई लोग सुबह पढ़ते हैं, कई लोग रात में पढ़ते हैं, कई लोग अपना अलग ही सब्जेक्ट लेके बनाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रह के भी पढ़ लेते हैं, कुछ लोग दुनिया से कट ऑफ होके करते हैं। हाँ, मैं इसको पूरी लाइन को एक बार में बता देता हूँ। एक सिंपल लाइन जो मुझे बहुत पहले बता दी गई थी, बहुत अच्छी बात है, भला उस इंसान का। उन्होंने बोला था कि जैसे मान लो IAS था मेरा एम थी, 180 वैकेंसी होती है IAS की, तो देन देयर आर 180 वेज टू बिकम IAS, है ना। ये इतने पूरा कर लिया इनकैप्सुलेट। सबका टारगेट, सबका व्यू अलग है, सबका ओपिनियन अलग है हर चीज़ पे। आपने जो क्वेश्चन पूछे उसी पे सबके व्यूज अलग हो सकते हैं। तो मैं अभी मिल भी रहा हूँ ना, सो और मतलब द टॉपर जिसको हम लोग करते थे, रैंक 2 से मैं मिला, अभी रैंक 5 से मिला, है ना। मुझसे भी अच्छी रैंक से हैं जिनकी, है ना, बढ़िया बढ़िया रैंक से। तो सबकी स्ट्रेटजी अलग है। तो ये ना मुझे पता था ये बात, लेकिन अब ये चीज़ ना और स्टैंडर्ड हो गई है कि ये देखो सबका मोड अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, सबका एक्सपीरियंसेस अलग हैं, सबकी पढ़ाई की तरीका अलग है। तो आप किस में से, मेरा भी आप देख रहे हो ना, तो ये जरूरी नहीं है यही सच है, यही परम सत्य है। मैं बहुत जगह गलत भी कर सकता हूँ, मैंने भी गलती करी। लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले, क्यों निकले? दे हैव यूज्ड अ बेटर अप्रोच। मैं जो तुमको अप्रोच बता रहा हूँ 3 साल बाद बता रहा हूँ, 3 साल से मैं एक्सपेरिमेंट्स विद UPSC के बाद बता रहा हूँ, नहीं बात है। तो वो है। फिर आप सोशल मीडिया बता रहे हो, तो मैं तो सोशल मीडिया में एक्टिव था, तो जिसको भी भाई मैं बता रहा हूँ एक्टिव रह के भी IAS निकाल सकते हैं, किसी को चाहिए हो तो। ऐसा नहीं है कोई सबसे कट ऑफ करना है। देयर आर पीपल लाइक मी, तुम लोग का मैं मसीहा हूँ इस सेंस में, ठीक है। क्योंकि मुझे भी लगता था यार, मैं ना बहुत ही अनकन्वेंशनल पढ़ाई कर रहा हूँ मैंने, बहुत तरीक़ों से देखा जाए। मैं रात भर, जैसे बहुत कहा जाता है ना हमारे इंडियन सोसाइटी में कि सुबह भोर काल में पढ़ना इज़ द बेस्ट थिंग। मेरा ये चलता था कि 5 AM इज़ द टाइम वेयर लेजेंड्स आइदर गो टू स्लीप और वेक अप। तो मैं वेकअप तो कर नहीं सकता, तो मैं सोने जाता था 5 बजे। मैं रात भर पढ़ता था, सुबह 5 बजे जाता था सोने। तो हर टाइप के लोग मिलेंगे आपको, चिंता ना करिए। हर टाइप के लोग, हर टाइप में सक्सेस होती है, प्रोवाइडेड दैट योर अटेम्प्ट इज जेन्युइन, आप जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे हो और डेडिकेटेड हो, यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, ट्रू टू योरसेल्फ, और काफ़ी ब्रूटल ऑन योरसेल्फ रिगार्डिंग द एनालिसिस पार्ट। अपने को नहीं यार मैं कर लूँगा, नहीं, अगर गलत हो तो गलत हो भाई, समझो उसको, बात को। लेट नॉट UPSC टेल यू दैट यू आर रॉन्ग इन दैट, है ना। खुद कर, वरना निकल जाएंगे 5-6 अटेम्प्ट। भाई आपने कहा ना कि आप एनालिसिस पार्ट में बड़े अच्छे रहे हैं, कि मैं यही बोल रहा था ना, इंजीनियरिंग का काम यही होता है ना। इंजीनियरिंग का काम क्या होता है? एनालाइज करो भाई। PYQ एनालिसिस हम लोग इंजीनियरिंग JEE के टाइम से सीखा था हमने, है ना। JEE में क्या होता है, PYQ देखो भाई, ये ट्रेंड में चल रहा है आजकल। तो वो बहुत अच्छी हैबिट होती है कि आप एनालिसिस करो कि कहाँ गलत हो रहा है, और काफ़ी साइंटिफिकली एनालाइज करा जा सकता है।
मैंने शेयर भी करा होगा शायद अपने चैनल पे, एक टेलीग्राम चैनल है, PYQ एनालिसिस में कर रखा है मैंने, देखना कभी जाके कभी, वो बढ़िया से बताया है मैंने उसमें। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इवैल्यूएशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। बहुत सही सर। मुझे लगता है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया होगा। अब हम लोग इंटरव्यू राउंड पे आते अरे हैं। नहीं यार, इंटरव्यू गया अच्छा था मेरा, लेकिन नंबर कम मिले हैं, बट ठीक है, लेट वो ना बोलो ना, अनकंट्रोलेबल थिंग है। हाँ, आई वाज सेल्फ सेटिस्फाइड कि मैं जो बोल के आया ना बहुत अच्छा बोल के आया, अच्छा। बट नंबर नहीं दिए उन्हें। नंबर बाकी थोड़ी रैंकिंग नंबर थोड़े रैंडम होते हैं उनके, बट ठीक है, इट्स ओके। तो आते हैं कि मतलब एक आइडियल तैयारी कैसी होती है, कहाँ से करना चाहिए? ये तो आपने पहले ही बता दिया कि बचपन से ही आपकी तैयारी होती रहती है कि आप कैसे करते बचपन से आप IAS की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप पर्सनालिटी की तैयारी कर रहे हो। पर्सनालिटी तो आप IAS बनो ना बनो, पर्सनालिटी तो आप कॉर्पोरेट में, आप एंटरप्रेन्योरशिप में, पर्सनालिटी तो हर जगह मैटर करेगी ना। ये मत कभी कहो कि IAS की तैयारी बचपन से कर रहे हैं, जैसे हम आजकल देख रहे हो कोचिंग के ऐड आ रहे हैं, क्लास 7 से IAS पर हो। भाई नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करो। स्कूल टाइम पे आपका वो टाइम है जब यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है पेरेंट्स का भी। नंबर लाना, रैंक लाना, ये सब नहीं है, सिलेक्शन लेना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट until and unless you make your children understand the importance of education। वही सबसे बड़ी लर्निंग है स्कूल की। बाकी असली फाइट तो भाई देखो जब तुम कॉलेज करोगे तब आएगी, उसके बाद फाइट आती है। इनफैक्ट IIT जाके भी सबका नहीं हो जाता है 50 लाख का पैकेज, वहाँ भी जो फाइट मारता है ना अंदर जाके, उसकी होती है। वो ना वैल्यू समझ रहा है उस चीज़ की, तब है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने कहा है सर कि ना स्ट्रगल हर फेज में है, चाहे आप बच्चे रहो, चाहे आपकी कहीं नौकरी लग जाए, चाहे आप IAS बन जाए, बस आपके ना लेवल ऑफ स्ट्रगल अलग रहेगा। तो अच्छे लेवल पे स्ट्रगल करो। देखिए इससे बहुत बढ़िया है कि पेन इज परमानेंट, सफरिंग इज ऑप्शनल। मतलब इसको आप इसी में देख लो, स्ट्रगल इज परमानेंट, स्ट्रगल तो हर जगह है। अब उसको आप कितने सफ़र कर रहे हो ना, उस पर ये ऑप्शन है आपके ऊपर, आपका रिस्पॉन्स क्या है उसके लिए। अब जैसे मैं बता रहा हूँ 2019 में जब मैं फेल हुआ, उसमें मैं फेल हुआ जो तो मैं रोया नहीं उसमें, उससे मुझे उसको बड़ा अलग तरीके से मैंने लगा कि यार मुझे ना गुस्सा सा आया था मेरे को, और थोड़ा ईगो पे हर्ट हो गया था कि यार इतना मेहनत किया मैं, फिर भी नहीं हुआ। तो मैंने उसको उस मिशन मोड में ले गया। अब इसी में कोई बिखर गया एकदम, ऐसा भी होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नो ऑफेंस टू देम, मतलब वो भी ठीक है, उनकी वो कोपिंग मैकेनिज्म है जो भी। मेरा ये था कि मैं भाई अब तो और जान लगा दूंगा इस चीज़ करने में, और ठीक है, अच्छा हो गया वो चीज़। तो यही आपका रिस्पॉन्स बहुत डिफाइन करता है कि आप कैसे करेंगे इसके लिए। प्रॉब्लम सबको आएगी यार, देखो किसी का बिल्कुल परफेक्ट अटेम्प्ट नहीं होता है ना। जैसे मैं बताऊँ, मेरी गलतियाँ एकदम बिल्कुल बेसिक फैक्चुअल बेवकूफ़ी वाली गलती जो है, जिसकी वजह से मेरा रैंक भी कम हुई होगी। जियोलॉजी का एक क्वेश्चन आता है, एक ही तो उसमें वो होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। बेसिकली द क्वेश्चन इज ऑन वेटेड मीन, उसको थोड़ा फैंसी नाम दे देते हैं टेनर वेनर निकालने के लिए। बेसिकली आपको वेटेड मीन करना होता है, और मैं बेवकूफ़, मैं कैलकुलेटर लेना भूल गया उस बार उस पेपर में। तो मैंने वो एक्चुअली पेपर पे पूरा कर रहा हूँ, मैं पूरा एक मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई डिवाइड, और मैंने लास्ट पूरा क्वेश्चन सही है, लास्ट में और टेनर निकालना होता है कि कितना परसेंट इसका रिकवरी होगी। वो परसेंटेज गलत निकाला है मैंने, समझो, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई गलत किया था। वो 3x3 का मल्टीप्लाई था, वो मल्टीप्लाई में गलत करके आया हूँ, जिससे मेरे कम से कम तो 5-6 नंबर तो पक्का कटे होंगे। तो दीज थिंग्स हैपन, इट्स नॉट कि परफेक्ट सब कुछ चल रहा है। यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दिस, इज द बफर टाइम, ये करना कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यही जैसे अगर हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो किस तरीके से करें कि मतलब जो सब्जेक्ट वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अलग से आपको और कोई तैयारी करनी पड़ती है? आपने कैसे किया था और आपको क्यों लगता है कि आपका कम मार्क्स आया? देखो ये सेकंड पॉइंट का आंसर मुझे भी नहीं पता चलता, जिस दिन पता चलेगा मैं बिल्कुल बताऊंगा। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा हुआ था इंटरव्यू, बट ठीक है, आई हैव एक्सेप्टेड, भाई अनकंट्रोलेबल थिंग है, लेट इट। बट हाँ, प्रिपेयर कैसे करना है ये भी बता सकता हूँ। अपना तो आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बनना होता है ना, इट इज़ अ 8-पेज फॉर्म होता है, एंड दे लिटरली सीक आउट एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, एजुकेशन, फादर मदर, स्कॉलरशिप कोई मिली हो, अचीवमेंट, हॉबीज़, ये वो, तो उसको बहुत अच्छे से भरना है। यू नीड टू डू दैट, ठीक है, कि जो आप जेन्युइन, पहले बात तो झूठ नहीं बोलना है कभी, कुछ भी नहीं करते हो जस्ट कूल बनने के लिए, मतलब प्लेइंग गिटार है ना, वहाँ पे दे डोंट वांट योर कूलनेस, है ना। अगर आप एक्चुअली करते हो तो, और जितनी हॉबीज़ देखो उतना प्रिपेयर करना होगा उस चीज़ के बारे में, तो आपका डैफ का कंटेंट परफेक्ट होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल आप पढ़ के आ रहे हो केंद्रीय विद्यालय से, तो यू शुड बी थॉरो विद द केंद्रीय विद्यालय की हिस्ट्री, कब हुआ या कैसे आया, वहाँ पे क्या अलग है क्या नहीं है। तो आपके डैफ में जो कुछ मेंशन है, पहली बात तो वो करो, बिकॉज दैट इज द थिंग दैट इज इन योर कंट्रोल है, वो कंट्रोलेबल थिंग है। वो आप लिख रहे हो तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो दिस थिंग, है ना। फिर आता है अनकंट्रोलेबल पार्ट, वो आता है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर अगर आप एक जेन्युइन, जो कि देखो इंटरव्यू कॉल आया तो आप जेन्युइन एस्पिरेंट तो हुई, तो वो सब लोग एक लेवल तक अच्छे आंसर कर लेते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी होना चाहिए, जैसे मुझे IR बहुत पसंद था, मैंने लिखा भी था इसमें, तो उसका मैं अच्छे आंसर कर सकता था उसी में। तो ये आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर दो कुछ चीज़ें, है ना। जैसे मान लो आपका कोई वर्किंग कर रहे हो, मान लो
मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोई अन अकेडमी से पढ़ के जा रहा है और IAS देने जा रहा है, तो यू आर वर्किंग इन एजुकेशन सेक्टर, तो बहुत चांसेस हैं, आई एम नॉट से पक्का होगा, बट चांसेस है दैट यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग एजुकेशन। तो उसके इस टाइप का जो आपका कोर कॉम्पिटेंसी है ना, आपने हमें काम किया है, तो उस एजुकेशन के वेरिया में आपका आंसर मेरे से अच्छा होना चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा हूँ उसमें काम, है ना, बिकॉज इट शोज़ कि आपने वहाँ पे कुछ अलग सीखा है जो कि किताबों में नहीं मिल रहा है। तो ये है, और फिर आपका एक होता है बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस, ये सब बातें, डरे नहीं आप, ये सब वो सब तो मैटर करेगी। दैट इज़ द थिंग दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन 2 months। उसके लिए आपको करना है कॉन्फिडेंस, कैसे एक आदमी के अंदर 2 महीने में ले आओगे, वो नहीं, उसके लिए बोलो प्रिपरेशन पहले करनी है, कि आउटस्पोकन होना है, थोड़ा बात करनी है लोगों से, ये वो सब वाली बात है। तो आपका उस दिन वो दिन कैसा था, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, कैसा था बोर्ड, आपके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन थ्रो किए गए? हाँ, तो मेरा बोर्ड था 21 सितंबर को था, स्मिता नागराजन मैम, शी इज एन IAS ऑफिसर फ्रॉम आई थिंक तमिलनाडु कैडर। सो मेरा कितने बजे हुआ था, लगभग 3 बजे हुआ था, आफ्टरनून शिफ्ट में था। और द थिंग इज़ दैट 21 सितंबर वाज द सेकंड लास्ट डे ऑफ द इंटरव्यू, तो हम लोग बहुत दिनों से इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, है ना, सबका ही हो गया था ऑलमोस्ट, तो माहौल ही अलग बन गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे गया मैं, फिर जनरली फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि व्हाट वर यू डूइंग सिल 2017, क्या कर रहे हो 4 साल से, ठीक है, वो बात बताई उनको, मैं थोड़ा पढ़ाता भी था ऑनलाइन, check.com पे होता था, वो सब बताया। फिर डिस्कशन हुआ कि शी आस्क्ड एक्चुअली टोटली आस्क्ड मी 10 to 15 क्वेश्चन, अकेले मैम ने। अच्छा। तो उन्होंने पूछा बेसिक क्वेश्चन कि व्हाट आर द एरियाज दैट यू वांट टू वर्क एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या सर्विस में आने के बाद। उन्होंने बोला चलो सर्विस में आ गए तुम, ठीक है, अब क्या करोगे? तो आई सेड एंड आई जेन्युइनली बिलीव इन दैट कि आई विल वर्क ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पर कोविड में देखा कि भाई बहुत बुरी हालत है, सो मैम ने तो पकड़ लिया हेल्थ केयर के बारे में। शी आस्क्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द सन अराउंड हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ केयर में काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ, उनसे वो हो गया। फिर सेकंड नंबर पे गए तो उन्होंने यूपी इश्यूज़ उठाए, यूपी को डिवाइड करें कि नहीं करें, यूपी के एनर्जी के बारे में, ये वो। उनका अच्छा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द आइडियल साइज ऑफ ए स्टेट, है ना। तो अब मैं बोले सर मैं क्या नाम लूँ, मतलब कैसे, फिर मैंने एंड में घुसते गुजरात बताया कि सर गुजरात इज़ आइडियल साइज, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, बट ठीक है। तो बोले अगर आइडियल साइज वो है तो इन यूपी को गुजरात बना दें, गुजरात जैसा। वो सर ऐसा नहीं कर सकते, मतलब इट्स नॉट दैट ईजी, मतलब और भी फैक्टर्स है, मतलब हंस रहे थे वो भी, थोड़ी देर डिस्कशन चला इसके बारे में। फिर दूसरे सर ने उठाया वही जो बोला था ना स्टार्टिंग में कि एजुकेशन हेल्थ, उन्होंने बोला हेल्थ केयर तो मैम ने कर लिया, मैं एजुकेशन में डिस्कस करूँगा। तो फिर एजुकेशन में खूब डिस्कशन हुआ, वही प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, सिंस आई कम फ्रॉम बिट्स, तो उन्होंने बोला कि फ्यूचर कैसा होगा बताओ, कि फ्यूचर में पब्लिक ज़्यादा होंगे कि प्राइवेट ज़्यादा होंगी इंस्टीट्यूट्स। मैंने बोला सर हाइब्रिड टाइप से हो सकता है, बट येस प्राइवेट का रोल अच्छा होना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी करनी पड़ेगी, बिकॉज देखिए लीडिंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं बेसिकली, है ना, इतना डायरेक्ट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसमें। ही वॉज कन्विंस्ड। फिर उसमें था UGC के इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, फंडिंग क्यों नहीं होती है हमारे यहाँ, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों ख़राब चल रहा है, दैट वाज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द कोविड, है ना, हम लोग को वो नहीं मिलते, API नहीं है ना हमारे पास उसके बारे में। फिर तीसरे वाले सर से थोड़े फन इंटरव्यू उनसे हुआ क्रिकेट के बारे में, कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के बारे में डिस्कशन हुआ, बताओ कैसा चल रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पिंक बॉल टेस्ट कैसा रहता है, करें कि ना करें। क्रिकेट मेरी हॉबी में था, ठीक है। फिर वो उनका बढ़िया क्वेश्चन था कि क्रिकेट जो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी उसको वो मानते हैं, एकदम भगवान मानते हैं क्रिकेट को। तो देखो ऑस्ट्रेलिया में लोग ज़्यादा लोग देखने आते हैं, इंडिया में कब लोग देखने आते हैं। तो मुझे लगा ये बड़ा काउंटर इंट्यूटिव बात बोल दी, तो मैंने थोड़ा और बोला, तो सर ने बोला कि देखो बॉक्सिंग डे में वहाँ बहुत लोग देखने आते हैं, बॉक्सिंग डे इज बेसिकली 26 दिसंबर, तो इससे स्पेशल इवेंट। तो मैंने बोला सर आप स्पेसिफिक चीज़ बोल रहे हो, बॉक्सिंग डे में वहाँ पे सब सेलिब्रेटरी माहौल होता है, इट्स देयर समर सीजन, वहाँ पे छुट्टी रहती है उनकी, और क्रिसमस का अगले दिन फ्री होके आ जाते हैं। तो कह रहे हाँ सर, हमने कहा सर आप देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच कराइए ईडन गार्डन, उसमें कितने लोग आएंगे, सब आएंगे वहाँ पे। उस पर हुआ काफ़ी बातें। फिर ही आस्क्ड अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस ऑल्सो, उसके में काफ़ी डिस्कशन हुआ। लास्ट वाले में इट वॉज लाइक इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी, तो देयर वी डिस्कस अबाउट द वो जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट ऑल्सो, कि क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, मास एक्सटेंशन कैसे होता है। यहाँ पर भी मेरी जो बुक रीडिंग है ना स्किल्स जो हॉबी है वो बहुत काम आई। आई गेव हर 2-3 रेफरेंसेस, तो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड, ही वॉज लिसनिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कि अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ओ नाइस है। तो बस ये होते होते फिर बाद में थैंक यू बोल के भगा दिया उन्होंने। तो मैं जो बोल रहा था ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन, तो आई वॉज वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड विद माई इंटरव्यू। आई लिटरली गेव अ फिस्ट बम्प कि यार अच्छा कर गया हूँ मैं, ठीक है, अब नंबर जो भी आएंगे दैट इज़ फॉर द गॉड, बट मैंने कर दिया अपने हिसाब से, ठीक है। बहुत सही, मतलब वही है, आपके बॉडी लैंग्वेज से ही वो कॉन्फिडेंस आ रहा था ना, वाइब्स आ रहे थे कि बिकॉज अल्टीमेटली यू विल बी अ ऑफिसर, यू नीड टू डील विद द पब्लिक, है ना।
अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, सर ऐसा हो गया वैसा हो गया क्या करें करके, हाँ, आपको मैच्योरली माइंडसेट काम रख के ऐसा आंसर देना है जो किसी को हर्ट ना करे। हर्ट ना यही करे, सारी बिल्कुल चीजें बेसिक बात फिर रहती है, वो आपके काम में रहता है। पर फिर भी सर, ये तो हम लोगों ने पूरे आपका Journey प्रीलिम्स खत्म हो गई। मेंस इंटरव्यू कर लिया, बट मल्टीपल अटेम्प्ट्स आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे इस चीज़ के लिए? क्या है, कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, समझ में नहीं आता है कि और अटेम्प्ट दें कि नहीं दें, इज इट वर्थ इट और नॉट। तो आप एक बार समराइज करके बस ये बता दीजिए कि व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड। एनालिसिस, मैं ये बात बताऊंगा कि हर बार ना एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ गया कि आपने कितनी बेवकूफ़ियाँ करी हैं। अगर आपको अपनी बेवकूफ़ियाँ समझ में नहीं आ रही है, इट्स बेटर टू पैक योर बैग्स एंड जाओ, क्योंकि आप अपने आप को इवॉल्व नहीं कर सकते। अब जब आप एनालाइज करके समझ में आ रहा है कि देखो यार यहाँ ये गलती करी मैंने, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, तो दैट मीन देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड यू नो द व्हाट टू इम्प्रूव। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि यार इस बार मैंने करूँगा। एक तो वो तो है ही कि भाई पढ़ना तो है ही, वो तो गिवन द फैक्ट। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको पता है गलतियाँ क्या हैं, तो अब ये जज्बा आ जाता है कि अब मैं ये इम्प्रूव करूँगा। जैसे मैंने पिछली बार बता रहा हूँ 2019 में IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जियोलॉजी के पेपर मैंने एनालाइज नहीं किए थे। मुझे लगा कोई ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है सिविल्स वाले देख लेंगे। फिर मुझे जब ख़राब हुआ 19 में, रिजल्ट फेल हुआ, तो मुझे लगा यार देखो वो बचा रह गया था ना, वो करना चाहिए था तुमको। तो मैं तुरंत समझ में आ गया वो करना है, भगवान ने भी कुछ ऐसा कर दिया, वो जब तक नहीं करोगे नहीं होगा सिलेक्ट। तो जब आपका एनालिसिस में समझ में आ गया ना कि तुम बेवकूफ़ी कहाँ कर रहे हो, तो ये दैट विल बी योर मोटिवेटिंग फैक्टर कि यार देखो वो नहीं है तो मैं वो करूँगा, क्या पता हो जाए वहाँ से। तो ये आपको हमेशा होना चाहिए कि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाह रहे हो। इफ़ यू डू नॉट सी एनी स्कोप ऑफ ग्रोथ तो फिर चले जाओ, फिर वहाँ पे। लेकिन हाँ, इस समय ये जरूर बोलूँगा मैं, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप मेंटली नहीं कोप अप कर पा रहे हो इस चीज़ से, तो इट्स बेटर टू टेक सम टाइम ऑफ। ऐसा नहीं है कि इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, 1-2 साल लाइट ले लो, तो उसके बाद आ जाना। जॉब मिल रही कहीं और चले जाओ, घर से बहुत प्रेशर आ रहा है कहीं और चले जाओ। ये सबका पर्सनल ओपिनियन है, मैं बता रहा हूँ, है ना। सबका मैं नहीं मानूंगा सब लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप 5-6 लाख में लगा दो, है ना। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो ओके। थोड़ा को स्टेबलाइज करो। यूपीएससी गिव्स यू एज टिल 32 एंड 6 अटेम्प्ट, तो देयर इज अ रीजन फॉर दैट ना। अब 2-3 साल काम कर लो, फिर आ जाना करना है, अगर तभी जील रहा है इतना। तो इट्स टोटली ओके टू से टू कॉल इट अ डे, इट्स टोटली ओके टू फेल। आपको बस अपने अंदर मेंटल स्टेबिलिटी रखनी है। जो भी मैं कर रहा हूँ वो जिस सिंसियरली कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी थोड़ा भगवान का भाई तो है फैक्टर, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ। ये नहीं कि मैंने जो किया सब करते हो सब सेलेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल मुझसे ज़्यादा मेहनत करी है वो लोगों ने और बाई सम फैक्टर नहीं हुआ, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान को यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू दैट। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली मुझे आपसे ये सारी बातें करके, क्योंकि इट्स नॉट अ कन्वेंशनल ना कि मैं आपसे बुक्स पूछ रहा हूँ, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, सब टॉपर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। यू जस्ट नीड यू अपने आप को प्रेजेंट करना है आपको बस वहाँ पे। एंड ऑल द आंसर्स वे रियली जेन्युइन। ये नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट, मैं 15 घंटे पढ़ता था, 20 नहीं पढ़ता था मैं भाई 15 घंटे में, बता तो नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ ही नहीं सकता, कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है। मैं तो बहुत मज़े लेके पढ़ता था भाई, तो मूवीज़ भी देखता था थोड़ा थोड़ा बीच में, ऐसा नहीं है। मैं इंस्टाग्राम पे था, मैं वो देखता था अपना स्क्रॉल करते हुए। आई वॉज जस्ट, मेरे को पता है बहुत बार ये भी लगता था कि एम आई डूइंग द राइट थिंग। ये सब जो कर रहे हैं ये सब तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ इनके हिसाब से, बट ठीक है, वही बोला ना 180 ways टू बिकम IAS, तो मेरे को एक ही वे चाहिए, तो वो चल गया काम। तो ये तो हो गई सर बहुत सारे पढ़ाई की बातें। लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर फन राउंड। सो आई विल बी आस्किंग यू 5 क्वेश्चंस, रैपिड फायर क्वेश्चंस रहेंगे आपके ऊपर, और आपको तुरंत जो पहली चीज आपके दिमाग में है वो आपको। मेरे को सबसे पहले इसमें दिमाग में करण जौहर आ रहा है और हार्दिक पांड्या आ रहा है, तो बेटर अच्छे क्वेश्चन पूछना। बिल्कुल, बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आपको अपनी लाइफ को स्विच करने के लिए मिले किसी और पर्सनालिटी के साथ, तो आप किसको चाहते हैं कि मैं उसके साथ स्विच कर सकूं? कोई भी हो सकता है वो। हाँ, कोई भी। मेरा हमेशा से आइडियल रहे हैं शाहरुख खान। तो मैं शाहरुख खान, पर ठीक है अभी एट दिस प्रेजेंट स्पेस उनका थोड़ा गरीब सा चल रहा है फॉर सम रीजंस, बट हिज विट एंड हिज व्हाट डू यू से, वो नहीं होता है कि अंदर एक ऑरा जो है, दैट इज परफेक्ट। मतलब आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान, मतलब एज अ पर्सन एक्टिंग तो ठीक है करते हैं अच्छी, एज अ पर्सन इज वेरी गुड एंड ही इज रियली हार्ड वर्किंग एज वेल। राइट, मैं इसलिए बोला ना, जैसे मैं जियोलॉजी में आया, कुछ नहीं था करने, फिर भी मेरी इंस्पिरेशन वहां से भी आती थी। वो जब आए थे, ही वाज अ आउटसाइडर, दिल्ली से आ रहा है लौंडा, एक सर से आ रहा है, और भाई ही कॉन्क्वर्ड द थिंग, मतलब ऑन हिज ओन। मैंने बोला ना, जैसे मेरा था कि मैं फर्स्ट मिशन पहला पे, उनका भी था ना, उनको बड़ा फेमस है, मैं शहर पे राज करूंगा एक बार। तो ये मेरे बहुत सारी इंस्पिरेशन भी वहीं से आती है, तो मैं सीरियसली बहुत चाहूँगा वो लाइफ देखने के लिए। ओके। एंड अगर आपको टाइम ट्रैवल करने मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, क्यों? बैक पीछे मतलब? हाँ, कहीं भी, आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं आप। अच्छा, मैं जाना चाहूँगा, क्या बोल सकते हैं, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा है उस सब के बारे में। तो एक्चुअली वांटेड टू सी, जैसे हम जो आजकल जो लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं इधर उधर,
जब वो वाला फेज था ना 1945 के बाद वाला वो वाला, कि व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग, मतलब लोग क्या इमोशंस थे दैट, जैसे नहीं बोला जाता कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, दैट द लेवल ऑफ लव एंड द क्रेज दे हैड फॉर इंडिया, इतना विजनरी डॉक्यूमेंट, 75 साल हो रहे हैं अभी भी वो 80% इंटैक्ट है, वही 20% ही उसमें हुआ है ज़्यादा अमेंडमेंट। तो उस समय के लोगों में क्या थी एनर्जी, क्या विजन था, वो फर्स्ट हैंड देखना चाहूँगा। भले पढ़ा है मैंने, ठीक है, बट वो फर्स्ट हैंड की ना वो बात ही अलग होगी, कि वो अलग और ही अलग होगा कि मतलब सरदार पटेल क्या हो रहा होता था उस समय, और इन अ गुड वे, कि मतलब देश के प्रति इतना प्रेम, क्योंकि हम लोग आज देखते नहीं है कहाँ होता है इतना प्रेम, ऐसा क्या करते हैं, उस समय का क्या माइंडसेट था, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को, ये कैसे हो रहा है। हिस्ट्री इज बीइंग रिटन एट दैट टाइम। एंड अगर आपको कोई सुपर पावर मिले, कोई भी आप सुपर पावर ले सकते हो, एक सुपर पावर, कौन से सुपर पावर आपको चाहिए? बीइंग इनविजिबल। फिर उससे बस फिर ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करेंगे। अच्छा। बाकी फिर करेंगे हरकतें। ओके, और अगर आपको किसी को बोला जाए कि किसी डेड पर्सनालिटी से आप मिल सकते हो, तो किन से मिलना चाहेंगे? डेड पर्सनैलिटी से मिल सकते हैं जो मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। वेरी, हाँ वेरी, मतलब थोड़ा बाहर लेके जाता हूँ, वैसे फादर तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बट मैं जो बोल रहा हूँ ना पर्सनैलिटी के बारे में, तो मैं सिंसियरली गांधी जी से प्राइवेट में मिलना चाहता हूँ। कि आपके बारे में जो इतनी बातें लिखी गई हैं, इतनी डाइवर्स ओपिनियन है आज भी, ये सब जो बातें हैं ना, तो मैं एक्चुअली आई वांट टू मीट दैट पर्सन इन प्राइवेट टाइप से, मतलब कि उनसे बात करें। इतने इंटरप्रिटेशन हो गए ना गांधी के आजकल, वो मानते हैं ठीक है गांधी इज़ अ थॉट बोला जाता है ना, गांधी इज़ डेफिनेटली अ थॉट, इज़ नॉट जस्ट अ पर्सन, उसको आप इनकैप्सुलेट कर भी नहीं सकते एक पर्सन में, बट आई वांट टू मीट दैट पर्सनालिटी दैट रिवोल्यूशनाइज द एंटायर वर्ल्ड। गांधी इज़ अ ग्लोबल लीडर, है ना, लोग नहीं भी जानते इंडिया को, लोग गांधी को जानते हैं, हमने बराक ओबामा तक गांधी को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट, ही पेड हाई रिस्पेक्ट टू दैट। तो बड़ा ही वैसे तो रैंडम वो आंसर है, कन्वेंशनल आंसर है गांधी जी, बट आई सिंसियरली वांट टू मीट कि हु वॉर, मतलब आप देखा नहीं था कि आइंस्टाइन ने बोला था कि नेवर द वर्ल्ड विल बिलीव कि एक आदमी ऐसा था कि जो जिसके ऊपर पूरी दुनिया नाच जाती थी। गजब, मतलब गजब चीज़ था वो। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आपकी लाइफ में कोई ऐसे एम्बैरेसिंग मोमेंट जो आप चाहते हो कि ये नहीं होना था यार, ये क्या हो गया करके? हाँ, एक था एक तरीके से, मतलब क्या, एक बार आई वेंट फॉर अ डेट, तो पानी रखा था, मैं थोड़ा नर्वस, तो पानी गिर गया था शायद एकदम सामने, तो काफ़ी, एक तो वैसे ही मैं नर्वस था, ऊपर पानी गिर जाए तुम्हारे ऊपर, मैं तो और नर्वस, भाई बहुत ख़राब हुआ था फिर वो वाला, बट वी लाफ्ड इट बाद में, बट दैट मोमेंट बहुत लाइक मेरे को नहीं देखना ऊपर ऊपर क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो पूरा वो मेरा काफ़ी स्पेसिफिक पॉइंट ऐसा है। Okay. बाकी थोड़े बहुत एम्बैरेसिंग तो होता ही रहता है। एक बार वी कांट एक्सप्लेन इट, वी कैन एक्सप्लेन वाला भी, एक बार मैं कॉलेज स्कूल में था, शायद वो बोलने वो स्पीच बोलने को दी गई थी नहीं, थॉट ऑफ द डे टाइप कुछ था, न्यूज़ पढ़नी थी, आई वेंट ब्लैंक, मेरी पता नहीं क्यों डर गया मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा, कि यार इतने सारे लोग खड़े हैं, मुझे ऊपर से देखते हैं सबके सर दिख रहे होते हैं बस, तो बच्चा था मैं, शायद 7th में था, तो मैं आई वेंट ब्लैंक, तो एकदम 1-2 मिनट एकदम साइलेंट सब, मैं बहुत डर गया था उस टाइम। फिर मैंने बोला, मैम आई मेरी बगल में, उन्होंने बोल के बुलवा दिया, बट ठीक है बोला हो गया था। सर आपके इतने अच्छे जेन्युइन आंसर्स सुने, बहुत अच्छा लगा। अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, ये पूरा हुआ ना ककरन जौहर वाला। चलिए, थैंक यू सो मच, यू कैन। थैंक यू। तो सर ये बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा, एकदम हार्टली कन्वर्सेशन, आई थॉरली एंजॉयड इट। ये वाली इसकी भी और पिया जाएगा एक चीज, कैमोमाइल टी टेस्टी होती है वैसे, जिसको प्रॉब्लम हो। तो सर हमारे यहाँ एक प्रथा है, दैट इज टैगर टॉपर, जिसमें हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपर को बुलाते हैं। तो आपके ध्यान में कोई टॉपर है तो? हाँ, एक्चुअली मेरे ध्यान में जो टॉपर है वो, आई शेयर द नेम, आई शेयर द अल्मा मैटर, ही इज रैंक 30th, दिव्यांशु चौधरी। Okay. I think he will be very glad to come here and you can have a very good experiences from him. He has done more life में हरकतें जिस मुझसे भी ज़्यादा, तो you should definitely reach out to me. He will be glad to come here. तो दिव्यांशु सर, हमारी टीम आपको जल्दी से कांटेक्ट करेगी so that you can also come to this show and share your experience. So next है सर, आपकी तरफ से एक मैसेज चाहिए सारे एस्पिरेंट्स के लिए। हाँ, देखिए मैं 3 पॉइंट्स में बोलूँगा। फर्स्ट टाइम क्या है, जो 3 टैगलाइंस है कहीं, फर्स्ट है कि नो दाई सेल्फ, दैट इज यू शुड नो योर सेल्फ, योर वीकनेसेस, योर स्ट्रेंथ, योर कोर कॉम्पिटेंसी इन ऑल दीज थिंग्स। क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, दिस इज इट शुड बी वेरी क्लियर। सेकेंड इज दैट नो द एग्जाम, दैट इज स्पेंड टाइम विद यूपीएससी, बी विद दिस सिलेबस, बी विद दिस PYQs। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि मुझे भी बहुत अच्छे लगा था ये बात जो मैंने सीखा था, यूपीएससी डजंट सेलेक्ट्स यू एज एन IAS, ठीक है, डजंट मेक यू एन IAS, इट पिक्स यू अप एन IAS, कि आप IAS अपने को खुद बनाते हो, इट जस्ट कम्स एंड पिक्स यू अप, है ना। तो इट इज़ यू हु हैव टू मेक योरसेल्फ एन IAS, तो आपको वो अप्रोच से करना चाहिए,
है ना, आपको बाद में जाके बस नरिश किया जाएगा वहाँ पे, है ना, आपको खुद बनना है। तो दिस शुड बी योर मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू। थैंक यू। तो सर कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताइए कि ओवरऑल CTWT का एक्सपीरियंस। ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा, मतलब फाइनली मैंने ये पी के भी देखा, जो कि मैं पहले देखता था कि क्या लोग पीते क्यों नहीं है। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस कमिंग हियर, एंड दिस अकेडमी ऑफिस इज ऑल्सो अ ग्रेट स्पेस टू बी एट, है ना। मतलब ये काफ़ी, एक तो सिंस आई एम अ हैरी पॉटर फैन ऑल्सो, तो हैरी पॉटर बेसिस पे बना है, तो दैट इंस्टेंटली क्लिक्ड विद मी, एंड विद यू आशीष एंड ऑल दैट, इट इज अ बिल्ड एक्सपीरियंस। द टीम इज वर्किंग वेरी गुड, एंड बाकी सब बढ़िया है। आओ, दिव्यांशु को बोलता हूँ आए, बढ़िया लगेगा। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये था जर्नी ऑल इंडिया रैंक 44 दिव्यांशु जी का, एंड ऐसे ही वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।